जो मुझे दिखा तो वो कि टेक ऑफ तो नॉर्मल टेक ऑफ हुई है। मुझे उसमें कुछ दिखा नहीं। हाँ, मुझे लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन नहीं हुई है, क्या वजह है वो बता नहीं सकता। और आगे जाके एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पायलट ने शायद कुछ एफर्ट की होंगी इसकी एयर स्पीड बढ़ाने की, ताकि वो उसकी लिफ्ट मिल जाए, पर वो हुई नहीं है। किस वजह से हुई है, बहुत सारे रीज़न हो सकता है। अभी इस स्टेज में यूँ बोलना मुश्किल होगा। क्या वो इंजन की वजह से हुई है, क्या कुछ और रीज़न्स है? અમદાવાદમાં દેશના એવિએશન ઇતિહાસની સૌથી મોટી પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના થઈ. હવે આ મામલામાં તપાસ શરૂ થઈ છે. તમામ કેન્દ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ સાથે જોડાઈને આ મામલામાં હવે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ આ પ્લેન ક્રેશ કેવી રીતે થયું તેને લઈને સૌથી મોટો સવાલ છે અને લોકો એ જાણવા પણ માંગે છે. અને એટલા માટે જ આ વિષય પર પ્રકાશ પાડવા માટે અને આના કારણો જાણવા માટે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું વડોદરાની ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલયના એવિએશન પ્રોફેસર कौशल दास अपनी साथे छे, તેમની સાથે વાત કરીશું. સર, बहुत सारे रीजंस या रूमर्स हम कह सकते हैं, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि चर्चाएं बहुत सारे हैं कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ. तो एज ए एविएशन प्रोफेसर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया जब प्लेन क्रैश हुआ? तो आप क्या लगा, टेक्निकल रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइंग की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके लिए सबसे पहले मैं ये सोचा कि रीजंस बहुत सारे हो सकता है और हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो तकनीकी जांच होने वाली है, उस तकनीकी जांच से हमें पता चलेगा असली इसकी वजह क्या है। अगर आप आगे भी देखेंगे तो हर चीज एविएशन की दुनिया में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से काम होता है, तो हमें उसके हिसाब से जांच एजेंसी भी ज़रूर वही चेक करेंगे कि क्या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से सारी कार्रवाई हुई है, कहीं कोई डिविएशन है नहीं है, और फिर आगे जाके उनकी रूट कॉज एनालिसिस होके फिर बाहर आएगा बात। सर, लेकिन जैसे वीडियोस जो बाहर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रहे हैं, उसमें दिखता है स्पष्ट कि टेक ऑफ करने के वक्त पावर जनरेट नहीं कर पाया जो एयरक्राफ्ट है. तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, हम हमारे पूरी जितनी भारतवासी है, सबकी भावना को तो हम समझते हैं, पर ये है कि अगर आप वीडियो ओपन पब्लिक सोर्स में जो भी वीडियो दिख रहा है, तो उसमें एक चीज लग रहा है कि कुछ मिनटों के बाद थ्रस्ट फेलियर हुई है, मतलब पावर नहीं आया इंजन में। अब ये थ्रस्ट क्यों नहीं हुई है, क्या वो इंजन के वजह से हुआ है, कहीं कोई और सिस्टम्स की वजह से हुआ, वो फिर अभी स्पेक्यूलेट करना शायद गलत होगा, बट मेन रीजन तो ये होगा कि थ्रस्ट आए नहीं है, और थ्रस्ट नहीं हो तो फिर टेक ऑफ और फर्दर उसकी रेट ऑफ क्लाइंब में इश्यूज आया होंगे, और फिर उसी से बाकी हादसा शायद आगे हुआ होगा। ये ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है जो सबसे सेफ माना जाता है, तो उसमें आपने जैसे बताया कि थ्रस्ट नहीं आया, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? और जैसे वीडियो में दिख रहा है, वो कितना हाइट पे रहा होगा, स्पीड कितनी रही होगी? एज एन एविएशन प्रोफेसर आप क्या मानते हैं, किस तरह से वो रहा होगा? जो मुझे दिखा तो वो कि टेक ऑफ तो नॉर्मल टेक ऑफ हुई है। मुझे उसमें कुछ दिखा नहीं। हाँ, मुझे लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन नहीं हुई है, क्या वजह है वो बता नहीं सकता। और आगे जाके एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पायलट ने शायद कुछ एफर्ट की होंगी इसकी एयर स्पीड बढ़ाने की, ताकि वो उसकी लिफ्ट मिल जाए, पर वो हुई नहीं है। किस वजह से हुई है, बहुत सारे रीजन हो सकता है। अभी इस स्टेज में यूँ बोलना मुश्किल होगा। क्या वो इंजन की वजह से हुई है, क्या कुछ और रीजन से हुई है। लेकिन टेक ऑफ के बाद वो कितना ऊपर गया है, और सेफ जो हाइट जो होती है टेक ऑफ के बाद ऐसे हादसों में, वो कितनी होनी चाहिए?
और वो कितनी उस वक्त किस हाइट पे रहा होगा और स्पीड कितनी होगी उसकी? नहीं देखिए, सेफ हाइट नहीं, जो मैं जैसे बोला टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल हुई है। टेक ऑफ नॉर्मल हुई है, 50 से 60 फीट तक जब जाते हैं तो फिर लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होती है, और उसके बाद वो रेट ऑफ क्लाइंब के हिसाब से ऊपर चलते हैं, लिफ्ट आ जाता है। इस केस में लैंडिंग गियर की रिट्रैक्शन दिख नहीं रहे, और वो किस वजह से हुआ है और क्या हुआ है वो जान से ही पता चलेगा। देखिए उस स्टेज में तो 300 साढ़े 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, तो आप समझ सकते हो कि पायलट को कितनी कम समय मिला होगा। बट ये लोग सब ट्रेंड, इमरजेंसी ट्रेंड पायलट्स होते हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड। उनके पास ये सारी इमरजेंसी हैंडलिंग करने की क्षमता होती है। इन एक्चुअल सेंस में क्या हुआ है वो तो बाद में पता चलेगा। सर आपने जैसे बताया कि सबसे बड़ी वजह समय होता है इसमें जो दिख रहा है, समय पायलट को नहीं मिला जिसकी वजह से प्लेन क्रैश कर गया। नॉर्म्स के मुताबिक ऐसे सिचुएशन में पायलट क्या कर सकता है, कितनी हाइट, उसको कितना समय मिलना चाहिए? देखिए ऐसे जब सिचुएशन होता है कि उसको अगर थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो फिर वो ग्लाइड स्पीड मेंटेन करने का कोशिश करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट स्टॉल ना करे। और ग्लाइड स्पीड मेंटेन करने के लिए शायद इनिशियली नोज डाइव करके फिर उसको ऊपर खींचने की प्रयत्न किया जाता है। बट ये बहुत रेयर टू रेयर इंसिडेंट्स है, क्योंकि ये सब करने के लिए उतना टाइम और उतना हाइट मुझे नहीं दिख रहा है इस एयरक्राफ्ट में था। तो फिर उसी लिए ये इसकी रेट ऑफ क्लाइंब और जो फाइनल इसकी एफर्ट हुआ होगा टू टेक इट ऑफ वो हो नहीं पाया। सर एक वजह लोगों में चर्चा ये भी है कि दोनों इंजन फेल हो गए। वो तो हम भी नहीं जानते क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, लोग भी नहीं जानते, लोग भी एक्सपर्ट नहीं है। आप एक्सपर्ट हैं, आप बता सकते हैं उस पर कुछ? दो इंजन एक साथ कैसे, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया है इसको। जो आपके सवालों में इसकी जवाब है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आप बोल रहे हो वही है, क्योंकि दो इंजन इसी वजह से दिया जाता है। और ये बोलना गलत होगा इस स्टेज में कि क्या वजह, क्या है वो इंजन फेलियर की वजह से हुआ या कुछ और वजह से, वो भी नहीं पता। और दोनों इंजन एक साथ फेल होना बहुत बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी होता है, स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। नॉर्मली अभी तक ऐसा सुना गया है कि एक इंजन जब फेल होता है तो दूसरा संभाल लेता है। उस पर हमें नहीं पता, उस पर आप क्या कहना? अगर ऐसे सिचुएशन होता है तो एक इंजन, सपोज करो कि एक इंजन फेलियर है, तो दूसरा इंजन में इतनी पावर होता है कि एयरक्राफ्ट को खींच के कहीं जाके इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। इस केस में ये दिख नहीं रहा है। एक और शब्द जो बहुत चर्चा में है, मेडे, तो वो कॉल क्या होता है, लोग वो भी जानना चाहते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? एविएशन की दुनिया में हम जो भाषा है उसको कोड किया जाता है, इसलिए कि सबको एक ही तरह, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ताकि जो पायलट की भाषा होती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो भी एविएशन से जुड़े हुए हैं, सबको समझ में समझ में आ जाता है जब भी वो कुछ भी बोले। तो ये सब कोड वर्ड की एक पूरा लिस्ट होता है, और उसमें एक वर्ड है मेडे, जो एक्चुअली आपको क्रिटिकल इमरजेंसी के बारे में बताता है कि एयरक्राफ्ट में बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी है। वो सारा हम जैसे बात करते हैं नॉर्मली उतना टाइम नहीं होता, इसीलिए शॉर्ट में बिल्कुल बिल्कुल। मे डे का कॉल किया होगा पायलट ने, उसके बाद किस तरह से रिस्पॉन्स रहता है मे डे कॉल के बाद? उसके बाद जो सपोर्ट स्टाफ है, चाहे जिस तरीके के अगर इमरजेंसी है उस हिसाब से कार्रवाई है, उसमें भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो लोग जांच करते हैं या वो लोग समझते हैं कि किस तरीके की इमरजेंसी है, और उस हिसाब से रिस्पॉन्स सिस्टम भी तैयार होता है पूरी एविएशन में। सर ये पूरे हादसे में एक पैसेंजर सिर्फ जिंदा बचा है, उसको लेकर भी कई सवाल स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं। इमरजेंसी एग्जिट से बताया जा रहा है कि वो कूद गया और बच गया, तो आपको क्या लगता है उसमें क्या हुआ होगा? पहले तो ये कुदरती करिश्मा और ये है कि ऐसे ऐसे भयानक हादसा में एक आत्मा अभी भी जिंदा है। वो कैसे हुआ है, मैं तो ओपन डोमेन में उनकी कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, तो वो एक करिश्मा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुई है
तो उस स्टेज में शायद वो इमरजेंसी डोर एग्जिट, शायद मैं बोलता हूँ एग्जिट खुल गया होगा, उसको दिख गया होगा, और उसके अंदर की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उस इंस्टिंक्ट से वो बाहर कूद गया होंगे, और जब तक आग लगने के पहले वही हुआ होगा, और वो बच गया है। बट हम मतलब दुआ करते हैं उनकी जल्दी से जल्दी पूरी रिकवरी हो। सर, रीजंस तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन असली वजह जो है, ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, उस पर अब जांच होगी, उसमें किस तरह से आगे जांच होगी, उसके बाद सारा जो असली रीजंस है वो सामने आ पाएंगे। ये जांच कैसी होती है? हाँ, देखिए, ये मल्टी डिसिप्लिनरी जांच होती है, सारे स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑल दी एविएशन सेक्टर इसके ऊपर जांच करते हैं। वो तो आपको कौन से इसमें सारे लोग रहेंगे, आपके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर रहेगा, एविएशन इंडस्ट्री के लोग रहेंगे, जो कंपनी के ओनर्स रहेंगे, प्लस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो रहते हैं वो सब लोग आएंगे। वो पब्लिक डोमेन में इसकी इंफॉर्मेशन कुछ आया हुआ है, इसके पास एक मैंडेट दिया जाएगा कैसे इसकी जांच हो, और फिर हम लोगों को पता चलेगा। उस ब्लैक बॉक्स मीन्स डेटा रिकॉर्डर होता है, तो उसमें किस तरह का क्या क्या रिकॉर्ड होता है जिससे जांच में हेल्प मिल सके? एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स, फ्लाइंग पैरामीटर्स जो भी हुआ है, प्लस जो भी डिस्कशन हुई है, जो भी ट्रांसमिशन हुई है पायलट और उसके साथ, और एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, वो सारे पैरामीटर्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसीलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इनपुट डेटा होता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहला उनकी डेटा मिल्क आउट करके फिर चेक करेंगी कि सारे पैरामीटर के हिसाब से सब कुछ हुई कि नहीं। उसी से पता चलेगा कि क्या वजह हुआ है ये थ्रस्ट लॉस का, अगर हुई है तो, या कोई और वजह है कि नहीं, तभी हमें पता चलेगा। नॉर्मली ब्लैक बॉक्स जब मिलता है ऐसी घटनाओं में, जो पूर्व में देखा गया, इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई है, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद पूरी जांच कितने समय में पूर्ण होती है, उसके बाद असली रीजंस जो सामने आते हैं? ये तो जांच की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डेटा के हिसाब से आप इसकी इंसाइट ले सकते हो इस डेटा को, तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। पर अगर इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी है, और कुछ पैरामीटर्स है जो इसमें पता नहीं चल रहा है, या कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, तो फिर उसमें टाइम लग सकता है। सर, लोग अपनी अपनी तरह से चर्चाएं कर रहे हैं, रीजंस बता रहे हैं, लेकिन लोगों को लास्ट ये क्वेश्चन है आपका, क्या मैं कहना चाहेंगे लोगों को कि जल्दबाजी न करें, जांच पूरी होने दो, उसके बाद अपनी तरह से रीजन। बिल्कुल, आपने सही सवाल की। हम सबकी भावनाओं, लोगों की भावनाएं, हम सबकी सब जुड़ी हुई है। हमें ये इतनी दुखदायक घटना ऐसे दोबारा नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए, ये अगर हमारे मकसद है, तो हम तो यही बताएंगे सबको कि थोड़ा सा धीरज रखें, और जांच कमेटी, तकनीकी कमेटी जो है, उसको अपना काम करने दीजिए। जैसे जैसे इनकी ऊपर रिजल्ट्स निकलेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ऐसे दुखदायक घटना, ऐसे एक्सीडेंट दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया सर, TV13 से बात કરી. કૌશિક દાસ છે, એવિએશન પ્રોફેસર, ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય વડોદરાના. તેમનું કહેવું છે કે સૌથી મોટું રીઝન આખી દુર્ઘટનામાં, પ્લેન ક્રેશમાં એ રહ્યું કે પાયલટને એટલો સમય ન મળ્યો, જે હાઇટ હોવી જોઈએ પ્લેનની એ હાઇટ પણ નહોતી. મેડે સહિતના તમામ જે શબ્દો છે, તમામ જે કારણો છે, તેના પર તેમને જવાબ આપ્યા. તેમનું કહેવું છે કે લોકો પોતપોતાની રીતે अनुमान न लगावे, आखी ये जे तपास छे पूरी थवा दे अने त्यारबाद जे साचू रीजन छे, साचू कारण छे आ प्लेन क्रेशनुं, ते सामे आवशे. कैमरामेन जिग्नेश सोलंकी साथे अमित ठाकुर, TV13 गुजराती, वडोदरा.